Hello everyone, how are you doing? What's up? I hope you all are feeling safe at their home. You all are following guidelines एंड लॉकडाउन को सभी अच्छे से फॉलो करते जा रहे हैं और सभी की जो हेल्थ है, सभी की जो सेहत है फैमिली में आप सभी की, वो आई होप कि अच्छे से है। सो चलते हैं, बात करते हैं वीडियो की। सो आज की जो वीडियो है आई मेड फॉर क्लास 12th फॉर द बायोलॉजी सब्जेक्ट्स। और जैसा कि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैंने रिप्रोडक्शन की कुछ रिलेटेड टर्म्स एंड टाइप्स बताए थे, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने काफ़ी कवर किया था। और उसका थोड़ा सा जो पार्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो इस वीडियो में है। सो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर आप देखिए। एंड उसके बाद हम वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन विच इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बारे में भी कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ लाइफ। सो प्लीज़ चलते हैं वीडियो में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। चलते ही स्क्रीन पर। दिस इज़ डन in the previous video, so we will start from this portion. You can see here कि कुछ vegetative parts हैं, modified structures हैं। You study in your 11th class कि modified structures क्या होती हैं। जैसे potato modified क्या होता है, ये root होती है, stem होती है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? So it is a stem। और अगर हम बात करें जिंजर की, so it is a modified stem। सो ये कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स दिखा रखे हैं यहाँ पर। सो अगर हम बात करें न्यू पैराग्राफ विच इज़ रिलेटेड टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे क्या लिखा है कि यू हैव लर्नड अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो a type of asexual reproduction? Why do you say so? Is the term clone applicable to the offspring formed by the vegetative reproduction? So अब मुझे बताइए, क्या ये asexual reproduction का ही टाइप है? Yes, आंसर इज yes। अब क्यों है ये भी आपको पता है कि क्यों इसमें हम जो ऑफस्प्रिंग आती हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि क्लोन ही है, क्योंकि आंसर इज क्योंकि बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। ओके, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सो जाहिर सी बात है कि ये जो कॉपी आएंगी, जो ऑफस्प्रिंग आएंगी, वो कैसी होंगी? क्लोन ही होंगी, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होंगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? क्लोन ही होगा। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी किसका पार्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर हम कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो कि पिक्चराइजेशन ऊपर अभी देखा है आपने, सो यहाँ पर इस सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं कि while in animals and other simple organisms the term asexual is used to unambiguously in plants, the term vegetative reproduction is frequently used in plants। जो बार बार अगर हम बात करें asexual reproduction की सिंपल ऑर्गेनिज्म में, सो asexual reproduction काफ़ी बार यूज़ होता ही रहता है वहाँ पर, छोटे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अब हम अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो कि प्लांट्स में काफ़ी यूज़ होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता ही रहता है ज़्यादातर प्लांट्स में। सो उसके कुछ टाइप्स हैं। अगर हम यहाँ यूनिट्स की बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, सो लाइक रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफस्पेट, बल्ब्स, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि कैपेबल होती हैं न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग देने के लिए। ओके, सो इन जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, अगर पिक्चर देख सकते हैं आप, तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को क्या कह सकते हैं, क्या बोलते हैं? सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आपने जो पिक्चर्स देखी हैं अभी, वेजिटेटिव कुछ प्रोपेग्यूल्स हैं यहाँ पर, इनको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, और जिनसे न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग हमें मिल जाती है प्लांट्स की। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं ये, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, सेक्सुअल टाइप मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसे नहीं बनते, तो ये कुछ प्लांट्स के पार्ट्स होती हैं लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं? वेजिटेटिव पार्ट। ओके, सो रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका कौन सा होता है? फ्लावर होता है। सो इन चीज़ों से, इन स्ट्रक्चर से, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से न्यू इंडिविजुअल आ जाते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पर कि फॉर्मेशन, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, क्या इनके अंदर टू पेरेंट्स बॉडी इन्वॉल्व थी? सो आंसर इज नो। तो इसलिए यहाँ पर कॉपी कैसी आएंगी? क्लोन कॉपी ही आएंगी।
सो ये था हमारा यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अगर हम बात करें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपने देखी होगी कि एक ऑफसेट दिखाया है यहाँ पर, ऑफसेट। जैसे ब्रायोफिलम में आपने देखा है कि वहाँ पे लीव्स होती है, लीफ के मार्जिन पे छोटी छोटी बर्ड्स निकली होती हैं, एंड देन जैसे ही शेड ऑफ होती हैं लीव्स तो नीचे जब गिर कर आती हैं तो इन बर्ड्स से नीचे की साइड से जैसे ही सॉइल से टच होती हैं तो एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाती हैं, तो जो कि नया प्लांट्स बना देता है। सो ये स्ट्रक्चर्स हैं। अगेव एक प्लांट है जिसमें बल्बिल स्ट्रक्चर है, तो उससे भी एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं एंड देन न्यू प्लांट बन जाता है। अगर हम राइजोम की बात करें, लाइक जिंजर के अंदर जो होता है, सो उसके अंदर भी जो बर्ड्स होती हैं लगी हुई राइजोम में, स्टेम लाइक जो दिख रहा है आपको, तो वहाँ पर भी ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं जिंजर में, न्यू प्लांट एक बना लेते हैं। और ऐसे ही पोटैटो में सेम आई बर्ड्स होती हैं लगी हुई, आई बर्ड से भी न्यू प्लांट बन जाता है पोटैटो का। सो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थी। सो अगर हम बात करें ऑफसेट, यहाँ पर देखिए ऑफसेट है जो कि ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ प्लांट है एक, जो कि बंगाल में ज़्यादा मिलता है। सो ऑफसेट है क्या? सो हम इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर अपना पेन से कि इट इज़ ए शॉर्ट थिक रनर लाइक ब्रांच विच प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट एट इट्स टिप्स। क्या है? एक शॉर्ट थिक रनर जो प्लांट होते हैं, रनर के जैसी प्लांट एक होता है, ठीक है, ब्रांच होती है जो कि एक नया इंडिविजुअल बना देती है अपने टिप से, जो कि ऑफसेट है, यानी कि इस थिक स्टेम है जहाँ से ब्रांचेस एडवेंटिशियस रूट्स बनती हैं एंड देन एक न्यू प्लांट बन जाता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट। सो आप वहाँ पे लिख लेना, इट इज़ ए शॉर्ट थिक रनर लाइक ब्रांच विच प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट एट इट्स टिप्स। ओके, सो वाटर हायसिंथ के अंदर ये ज़्यादा दिखता है। सो अगर हम आगे की बात करें, नेक्स्ट पेज पर जो आपका एनसीईआरटी में लिखा है, बिकॉज वी हैव डन दिस दैट पैराग्राफ। सो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है टेरर ऑफ बंगाल कि एक यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्करेज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, यानी जो स्करेज मीन्स कैलामाइटी जो हो जाती है वाटर बॉडीज़ की, जो कि बंगाल में हो जाता है, टेरर हो जाता है। लेकिन ये टेरर किस तरीके से हो जाता है, हमें ये चीज़ जाननी है। तो वहाँ पर एक एक्वेटिक प्लांट होता है जिसको हम एक्वेटिक वीड भी बोल सकते हैं, WEED। सो ये होता क्या है? वाटर हायसिंथ एक प्लांट है विच इज़ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो कि पोंड में वहाँ पर हो जाता है। और पूरे पोंड में, क्योंकि इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस है, फिनोमिनल रेट होती है इसकी प्रोपेगेशन की, सो बहुत तेज़ी से ये फैल जाता है पूरे स्टैंडिंग वाटर के अंदर, स्टैंडिंग मतलब ठहरे हुए पानी के अंदर ये उग जाता है वाटर हायसिंथ बहुत तेज़ी से। सो इन्वेसिव वीड्स इसको हम कह रहे हैं। तो वहाँ पर होगा क्या, क्योंकि देखो पानी के अंदर होती हैं फिशेस, जब वहाँ पर फिशेस भी हैं और हमारा ये वाटर हायसिंथ भी है, सो होगा क्या कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व, ऑक्सीजन होती है, सो वो यूटिलाइज हो जाएगी बाय दिस प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि वाटर हायसिंथ से। तो जब वो O2 को यूज़ करता रहेगा तो हमारी जो फिशेस होंगी उनके लिए वहाँ पर O2 ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस, फिशेस मरने लगती है वहाँ पर। सो इसकी वजह से नुकसान वहाँ पर होने लगता है। दैट मीन्स कि ये एक तरीके से टेरर हो जाता है टूवर्ड्स द बंगाल, इसलिए इसको हम बोल देते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ओके, बट इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, सो ये इंडिया में जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि एक इंटरेस्टिंग भी है कि इसका जो फ्लावर होता है वो काफ़ी सुंदर होता है। मैं इसकी पिक्चर अभी आपको दिखा दूंगा आगे। सो वो सुंदर होता है, उसकी शेप्स जो होती हैं वो अच्छी होती हैं लीफ की भी, सो इसलिए ताकि उसको जाना गया था। लेकिन बहुत तेज़ी से इसके अंदर फिनोमिनल रेट होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सो उसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है। ओके, सो बहुत कम मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे उसको गेट रिड ऑफ करने के लिए, मतलब उससे निपटारा करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर। अब हम अगर हम बात करें इसकी कि किस तरीके से वाटर हायसिंथ रिप्रोड्यूस करता है, सो ये बडिंग के थ्रू भी कर सकता है, बर्ड्स निकलती हैं इसमें, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये कर सकता है, छोटे छोटे हिस्से में पार्ट अगर बन जाए स्टेम का तो नया प्लांट बन जाता है, जो कि ऑफसेट का आप बोल सकते हैं। सीड्स, क्योंकि फ्लावर्स हैं तो सीड्स भी बनते हैं। एंड स्टोलोन जो कि बिल्कुल ऑफसेट जैसा ही है, जैसे कि स्टोलोन आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है कि एक रनर होता है और वो चलता रहता है एंड देन उससे रूट निकलती हैं, सो नया प्लांट दूसरी जगह जाके बन जाता है। सो इस तरीके से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। सो नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करें यहाँ पर,
Are you aware how plants like potatoes, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? किस तरीके से ये प्लांट कल्टीवेट करते हैं? पोटैटो आप जानते हैं बर्ड्स निकलती हैं, शुगर आप जानते हैं कटिंग होती है वहाँ पर, बनाना राइजोम वाले प्लांट हैं, जिंजर सो वहाँ से नोट्स निकलती हैं एंड देन न्यू प्लांट बन जाता है डहलिया में भी. सो कैसे किस तरीके से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है? हाउ यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स called eyes of the potato tuber from the rhizome of banana and ginger. यानी कि किस तरीके से ये जो आई बोल रहे हैं पोटैटो में निकल जाती है, उससे नया प्लांट बन जाता है. ठीक है, सेम ऐसे ही राइजोम बनाना के या जिंजर के उससे भी निकलता है. सो क्या आपने कभी इसको ध्यान से देखा है? तो when you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from nodes. क्या है वो स्ट्रक्चर्स? अगर ध्यान से आप उनको देखें, वो नोड्स होते हैं. नोड्स, इंटरनोड्स आप जानते हैं प्लांट्स में. सो नोड वाले रीजन से वहाँ पर ब्रांचेस निकलती हैं प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स. क्योंकि ये मॉडिफाइड स्टेम है राइजोम, ठीक है, या बर्ड्स, तो वहाँ पर नोड्स लगती है, नोड से न्यू ब्रांचेस निकल जाती हैं. ओके, सो व्हेन द नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द डैम्प सॉइल और वाटर दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट. ओके, सो जब इस तरीके के वाटर और डैम्प सॉइल उसको मिलती है तो नई तरीके से निकलने लगते हैं, यहाँ पर प्लांट्स बनने लगता है. ओके, सिमिलरली एडवेंटेशियस जो बर्ड्स होती हैं अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ ब्रायोफिलम. उसके अगर आप लीफ देखेंगे ध्यान से तो उसके मार्जिन्स पे बर्ड्स जो लगी होती हैं नॉचेस पे, तो वहाँ से उन जो एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं, तो जो मार्जिन्स होती हैं वहाँ से निकलती हैं बर्ड्स एंड देन वो सॉइल से मीटअप करती हैं और देन एक नया प्लांट बन जाता है वहाँ पर. ओके, सो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से इनके अंदर रिप्रोडक्शन चल रहा है. एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में चलें अगर, it is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization. यानी जिनकी बॉडी ज़्यादा सिंपल होती है ऑर्गेनिज्म की, तो उनके अंदर ज़्यादा ये दिखाई देता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर एसेक्सुअल ज़्यादा है. ओके, सो like algae, fungi, and they are shifted to sexual modes of reproduction. अगर हम algae and fungi की बात करें, that they are shifted to sexual modes of reproduction just before the onset of adverse conditions, है ना. यानी कुछ conditions में क्या है कि ऐसा नहीं कि fungi के अंदर asexual ही होता है या algae के अंदर, उनके अंदर sexual reproductions भी होते हैं. तो वो किस तरीके से वहाँ पर वो दूसरे reproduction वाली condition में चले जाते हैं. So find out how sexual reproduction enable these organisms to survive during unfavorable conditions. कि आप ये पता कीजिए कि किस तरीके से ये जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, तो कैसे उन ऑर्गेनिज्म को एबल कर देता है, करने लायक बना देता है, जबकि कंडीशंस होती हैं वहाँ पर अनफेवरेबल. तो किस तरीके से काम वहाँ पर होने लगता है. सो इसका आंसर आपको पता है, अभी बताता हूँ आपको. एंड व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस. इन कंडीशंस में जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों फेवर हो जाता है. सो इसका आंसर भी अभी बता रहा हूँ मैं आपको. आगे एक पूरी लाइन कर लेते हैं. एसेक्सुअल, दैट इज वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर exhibited by the higher plants. On the other hand, only sexual modes of reproduction is present in most of the animals. यानी कि सेक्सुअल एसेक्सुअल प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में मिलेंगे आपको, ठीक है, लोअर प्लांट्स में भी हैं, हायर प्लांट में, दोनों मिल जाएंगे. लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो ओनली वहाँ पर सेक्सुअल मोड्स ही देखने को आपको मिलेंगे. सो अगर अब बात करें हम ये फेवरेबल कंडीशंस और अनफेवरेबल कंडीशंस किस तरीके से प्लांट्स के अंदर ये कंडीशंस अपने अंदर जो अडेप्टिव पावर्स आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं, तो ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे. ओके, मेल एंड फीमेल. सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट्स आते हैं. ओके, रिप्रोडक्शन होता है. सो वहाँ पर जेनेटिकली 2 डिसिमिलर इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस हुआ है एंड देन न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है. सो सेक्सुअल मोड है, सो इसलिए वो उनके अंदर वेरिएशंस लेकर आता है ताकि नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वहाँ पर, सो उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. उनके अंदर वही कैरेक्टर आते हैं जो उस लेवल को, उस कंडीशन को, एडवर्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें. ओके, सो इसलिए उनके अंदर ये चेंजेस आ जाते हैं और वो इस लायक हो जाते हैं. सो ओवरऑल हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव डन.
नाउ स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स कि यहाँ पर सेक्सुअल गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट सेक्स यानी कि दैट मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स कि जो फ्यूज़न होगा यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का, वो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से आ रहा है। ओके, सो डिसिमिलर है, यानी कि एक मेल है एक फीमेल है, दोनों से गैमेट्स आएंगे, देन उनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, देन मीन्स कि फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट बन जाएगा, देन एम्ब्रो एंड देन सो ऑन, पूरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता हुआ पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर लिखा भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स either by the same individual or by different individual of the opposite sex। ओके, तो चाहे सेम इंडिविजुअल्स हों और चाहे डिफरेंट कोई इंडिविजुअल है, लेकिन सेक्स होना चाहिए अपोजिट, क्योंकि सेम के बीच में नहीं हो सकता। मेल मेल के साथ नहीं कर सकता, फीमेल फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए, इंडिविजुअल कैसे होने चाहिए, अपोजिट सेक्स वाले। ओके, तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है, आपको ये चीज़ें पता भी हैं। आगे चलते हैं। सो जैसे ही फ्यूज़न हो जाती है गैमेट्स की, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सो नेक्स्ट क्या चीज़ होगी, जायगोट फॉर्मेशन। देन जायगोट से क्या होगा, एम्ब्रो बनेगा, फिर एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट्स आते हैं, देन उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती चले जाते हैं और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है। सो ये कुछ स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, जो कि फीमेल और मेल गैमेट्स बनते हैं, जो कि यहाँ पर मियोसिस एक प्रोसेस यूज़ होती है। मियोसिस से रिडक्शनल डिवीज़न, विच इज़ रिडक्शन डिवीज़न की वजह से वहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल, उनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनको डिक्रीज़ करने का काम होता है, रिड्यूस करने का काम। देन फिर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो ओवरऑल आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं कि अगर हम बात करें सेकेंड पैराग्राफ, ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई shows that though they differ so greatly in external morphologically, internal structure and physiology, but अगर हम बात करें दिखने में वो कैसे ही हैं, चाहे वो फंजाई हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, दिखने में वो कैसे ही हों, इंटरनल वो कैसे ही हों, लेकिन जो मोड्स होता है उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही होता है। तो भले ही दिखने में वो अलग है, लेकिन जो मोड है वो एक ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही। ठीक है, सो मेल और फीमेल वाला सिस्टम ये यहाँ पर भी तीनों के पास। दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न, इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों भले ही अलग है, लेकिन पैटर्न तीनों का सेम ही है। सो अब चलते हैं इस टॉपिक के दौरान कि लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। वो क्या फीचर्स होते हैं, किस तरीके से पूरी जो लाइफ होती है और ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी फेजेस आती होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पूरा होता है। सो क्या क्या फेजेस आती हैं पूरी एक लाइफ में, एक मतलब बर्थ से लेकर और एक पूरा एक तरीके से आप बोले कि डेथ तक, तो कौन कौन सी फेजेस। तो हमने यहाँ पर हमने फेजेस ऑफ लाइफ बना दिया है, यानी 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे फेजेस ऑफ लाइफ को। फर्स्ट होगी जुवेनाइल फेज, सेकंड होगी रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड होगी सेनेसेंट फेज। ओके, सो 3 फेजेस में हमने ये फेजेस ऑफ लाइफ को डिवाइड किया है। So first is juvenile, second is reproductive, and third is senescent. So start with the first stage. All organisms have to reach a certain stages of growth and maturity in their life. ये मैंने बता दिया है कि इस stages से गुजरना पड़ता है एक लाइफ को। ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, एंड फिर देन लास्ट में सेनेसेंस एज आ जाती है, बूढ़ी एज आ जाती है मीन्स, और फिर देन डेथ हो जाती है। सो उसके लिए हमें क्या है, अगर रिप्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, तो उससे पहले कुछ स्टेजेस को पार करना है। ओके, सो द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। ओके, कौन सा पीरियड है, इट इज़ ए पीरियड ऑफ ग्रोथ। ओके, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ। जुवेनाइल फेज क्या है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ। दैट मीन्स कि जो बेबी है एंड देन जो रिप्रोडक्शन वाली जो एज आ जाती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज, उससे पहला, और बर्थ से बात करें, यानी बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव स्टेज तक का जो बीच का जो समय है, जो पूरा टाइम पीरियड है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, क्योंकि उस पूरे स्टेज के अंदर, फेज के अंदर क्या होता है, सिर्फ क्या हो रहा है, ग्रोथ ही तो हो रही है।
छोटा बेबी है, देन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी कैरेक्टर्स आने लगते हैं, देन वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचता है, उसके बाद ही वो सेकेंड स्टेज में जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज, एंड देन वो रिप्रोडक्शन करेगा। सो फर्स्ट स्टेज हमारे जुवेनाइल क्या है, इट इज़ ए पीरियड ऑफ ग्रोथ। ओके, सो ये जुवेनाइल फेज हो गई। हालांकि एनिमल्स में हम इसको जुवेनाइल बोलते हैं, लेकिन अगर प्लांट की बात होती है तो वहाँ पर हम इसको बोल देते थे वेजिटेटिव फेज। ओके, कौन सी फेज बोलते हैं उसको वहाँ पर, वेजिटेटिव फेज। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स वहाँ पे बड़े होते थे, बिग होते थे, मैच्योर होते थे, ग्रोथ होती थी उनके अंदर, देन स्टेज आती थी फ्लावरिंग, यानी फूल खिलते हैं, और तब जाके उसके अंदर स्टेज आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली। सो ओके, जुवेनाइल फेज आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा क्या है। इट इज़ ए पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम दी बिटवीन, या ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रॉम द बर्थ टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। ओके, दिस फेज इज़ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें इस फेज़ की, जुवेनाइल फेज़ की, तो सबके अंदर सेम नहीं है। ये जो कंडीशन है थोड़ा अलग तरीके से काम करेगी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी के अंदर वेरिएशंस होंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है तो डिफरेंट उनके अंदर जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें कि 20 साल है तो सबके अंदर 20 साल ही होती चली जाएगी जुवेनाइल फेज, कि सब 20 साल तक पहले बड़े होंगे उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी। नहीं, कुछ के अंदर जल्दी आ जाती है, 3 महीने में, किसी के पास 6 महीने, किसी की 1 साल के अंदर, किसी की 20 साल में, किसी के 18 साल में। तो इस तरीके से जुवेनाइल फेज के अलग अलग टाइमिंग है। ओके, पीरियड है। सो अगर हम बात करें जुवेनाइल स्टेज की, उसमें अब क्या होने वाला है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो हम ये तो इसको बोल सकते हैं कि द एंड ऑफ द जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। क्योंकि अगर जुवेनाइल फेज एंड हो रही है, दैट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रही है, तो हम ये तो कह सकते हैं। ओके, सो अगर हम प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की बात करें, इन इजीली सीन इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। ओके, जब फ्लावरिंग आती है तो हम हायर प्लांट्स के अंदर इजीली हम बता सकते हैं कि फ्लावर आ गया, फूल आना, फूल का आना, दैट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव फेज का आना। फूल नहीं आया, इसका मतलब अभी उसकी ग्रोथ फेज ही चल रही है, मैच्योरिटी अभी वो वेजिटेटिव यानी जुवेनाइल फेज में ही है। ओके, सो जैसे ही फ्लावर आ चुका है तो दैट मीन्स कि वो क्या बोलेंगे उसको हम, रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, सो अगर हम बात करें क्वेश्चनिंग भी यहाँ पर कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर, कि कितना समय उन्हें लगता होगा लगभग कि फ्लावर आने के लिए, तो अराउंड कितना लगता होगा आपके हिसाब से, अराउंड 3 मंथ्स। ओके, सो आंसर लिख सकते हैं कि अराउंड 3 और 4 मंथ्स इनमें लगते हैं, उनमें फ्लावर आ जाता है। ठीक है, 3 या 4 महीने के बीच दौरान उनके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। सो कितना कम जुवेनाइल फेज था आप ये देख सकते हैं, ओनली 3 महीने में ही फेज खत्म हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज आ गई। ओके, सो इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, एक से ज़्यादा होती है। व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, क्या ये जुवेनाइल है और मैच्योर, बताइए। अगर एक से ज़्यादा हो रही है उनके अंदर फ्लावरिंग मोर देन वंस, तो क्या कहेंगे उसको आप, जुवेनाइल और मैच्योर यानी रिप्रोडक्टिव कौन से स्टेज कहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल फेज। ओके, एक से ज़्यादा हो रही है जुवेनाइल फेज में हम उसको बोलेंगे, क्योंकि 3 महीने, मान लो एक प्लांट के अंदर 2 तरीके से एक साल में 2 बार हो रही है फ्लावरिंग। ओके, एक फेज आई, प्लांट फ्लावर बन गया, फिर दोबारा से उसमें ब्रेक आया, फिर दोबारा से उसके अंदर मैच्योरिटी होगी, दोबारा से फ्लावर बनेंगे, वही 3 महीने फिर दोबारा मान लो उसने लिए। तो इसका मतलब क्या था कि जो जुवेनाइल फेज है दोबारा से आई, एक बार गई फिर दोबारा वापस आई, तो इसलिए हम कहेंगे उसको जुवेनाइल फेज। मैच्योरिटी, क्योंकि मैच्योरिटी अगर हो गई है तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं बनेंगे, तो इसलिए दोबारा से घूम के जुवेनाइल फेज आ गई थी, तो हम उसको जुवेनाइल ही कहेंगे। चलो आगे चलते हैं। ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, ध्यान से देखो उनको ट्रीज को जाकर। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, क्या हर महीने जो फूल आते हैं क्या वो हर साल उसी महीनों के दौरान आते हैं। व्हाट यू थिंक दैट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक, भाई आते हैं ना, ऐसे मैं तो ये देखता हूँ कि अगर नीम पर या जामुन है, अगर मई जून में उनकी फ्लावरिंग आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो दिसंबर में भी आएगी फिर उसमें आते रहेगी, नहीं, मैं तो हर साल इसी महीनों के दौरान देखता हूँ। सो आपने भी यही देखा होगा। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट
इट इज़ सीजनल, और कुछ और है, सीजनल है। आर द सम प्लांट्स आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स। बताइए मुझे क्या है इसका आंसर। व्हाट यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट एक्सेट्रा इज सीजनल। क्या वो सीजनल है? यस, ये सीजनल है। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। क्या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं यहाँ पर कि जो पूरे साल भर हमें फ्लावरिंग दिखाते रहें? बताइए, पूरे साल भर फूल आते रहें। और कुछ ऐसे प्लांट जो शो करते हैं सीजनल फ्लावरिंग, बताइए हैं? ओके, सो यस है, हमारे पास है। हमारा चाइना रोज़ है, गुड़हल का फूल है, हिबिस्कस रोज़ा है, यस है, पूरे साल भर हमको फूल मिलेगा। तो ऐसे जो भी प्लांट हैं जो आपको लगते हैं कि पूरे साल भर रहते हैं भाई इस पर, तो इसका मतलब कैसे हैं वो? थ्रू आउट द ईयर वाले हैं, ठीक है, पूरे साल भर आने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पूरे पर्टिकुलर कुछ ही सीज़न में मिलते हैं, मतलब मंथ में मिलते हैं, इसी महीने आएंगे, तो वो सीजनल में आप लिख सकते हैं। तो आप ब्लैकबेरी, जामुन लिख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे जो भी आपको याद है, मैंगो। ओके, चलो आगे चलते हैं। रिप्रोडक्टिव स्टेज आपकी हो गई हैं। सो आगे है आपका प्लांट्स। आपने दो तरह के प्लांट्स देखे, एनुअल एंड बाइनल टाइप्स। शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, बट इन द पेरेनियल स्पीसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेज। देखो, एनुअल मीन्स एक ही लाइफ साइकिल, ठीक है, एक ही लाइफ साइकिल, मतलब एक ही साल में उनके अंदर जो भी स्टेजेस आएंगी सारी ख़त्म हो जाएंगी, मतलब वो जो करना था उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ करके ख़त्म एक साल में। बाइनल, बाई मतलब 2, जो 2 साल में अपनी पूरी लाइफ साइकिल, यानी एक साल तो अपना पूरा वेजिटेटिव प्रोडक्ट मैच्योरिटी वेजिटेशन में लगाएंगे, जुवेनाइल फेज में अपने आप को मैच्योर करेंगे कि हम पे फ्लावरिंग आए, तो एक साल इसमें, अगला साल लग जाएगा उनको सिर्फ फ्लावरिंग करने में। तो बाइनल में ये हुआ। लेकिन पेरेनियल स्पीसीज़ क्या होंगी? वो तो उनका तो भाई ख़त्म ही नहीं होने वाली स्पीसीज़, वो तो थ्रू आउट द ज़िंदगी भर जब तक वो प्लांट है चलता ही रहेगा, ना 2, 3, 4, 5 साल, 10 साल, जो भी उसकी ज़िंदगी वो चलता ही रहेगा। ओके, सो उसके अंदर कैसा होगा? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियरली। तो आपने जुवेनाइल फेज एनुअल में भी देख लेंगे, आप बाइनल में भी देख लेंगे, लेकिन पेरेनियल स्पीसीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकती है देखने में, ठीक है। तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको फेजेस को जानने के लिए, क्योंकि हर साल उन पे चीज़ें आ रही हैं और वो प्लांट चलता जा रहा है। सो इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको। ए फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, सम ऑफ दीज सच एज। देखो कुछ प्लांट देख लेते हैं हम अभी। अब जैसे कि हम बात करें बैम्बू ट्री है, स्पीसीज है, फ्लावर आता है, लेकिन कब? ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अपने जो भी उसकी लाइफ टाइम है, 50 साल, 100 साल, जो भी है, एक बार फूल आएगा। जनरली जो अगर उसका एवरेज निकाले 50 to 100 ईयर्स, एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, खत्म हो जाता है। अनदर प्लांट की बात करें जैसे स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जिसको हम हिंदी में जनरल कॉमन नेम में बोल सकते हैं नीला कुरंजी। ओके, सो उसमें कब आता है? फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स के एक बार, 12 साल में एक बार फूल उस पर आता है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो, अगर आपकी बात करें, जानने कोशिश करें, सो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में उस पर फूल आया था, और उसके बाद देख सकते हैं 12 साल बाद कब आएगा, यह आया था तो 18 में आ गया होगा। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इंटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अटैच्ड लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। वहाँ पर ये फूल मिलेगा, वहाँ पर देखी जाकर, इसलिए अट्रैक्ट करता है वहाँ पर टूरिस्ट को। ओके, सो in animals the juvenile phase is followed by the morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior। अगर हम अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वहाँ पर भी आप इनको चीज़ों को, जुवेनाइल फेज को देख सकते हैं। ओके, कैसे? हम अपने आप को अगर लें, ह्यूमन बींग को, कि तो हमारा फीमेल में, मेल एंड फीमेल में दोनों का जुवेनाइल पीरियड अलग है, कि जो फीमेल है थोड़ा जल्दी हो जाती है, मेल थोड़ा बाद में। सो लेकिन दोनों में देख सकते हैं 13 to 16 आप एवरेज लेके दोनों का चल सकते हैं। सो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर क्या है, जुवेनाइल फेज सबकी सेम तो नहीं है, एनिमल्स में अलग अलग जुवेनाइल फेज है, अलग अलग साइकिल्स आपको मिलने वाली हैं। अभी 2 साइकिल आएंगी। लग रहा है मुझे कि जो वीडियो है थोड़ा बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं
कौन कौन सी साइकिल्स आती हैं एनिमल्स के अंदर, जो कि दो तरीके की होती हैं, आप पढ़ेंगे। एक होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक होती है ईस्ट्रस साइकिल। तो दोनों साइकिल हैं हमारी। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहाँ पर मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड अगर काऊ शिप इनकी बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो वहाँ पर मिलती है ईस्ट्रस साइकिल, या हीट साइकिल भी हम उसको बोलते हैं, हीट साइकिल। तो उसको मैं आई विल डिस्कस लेटर द अनदर वीडियो, क्योंकि ये थोड़ी लंबी होती जा रही वीडियो। सो बस इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। वहाँ पे लिखा है कैन यू लिस्ट चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। हमारे अंदर क्या इंडिकेशंस होती हैं कि हमें पता लगे कि मैच्योरिटी आ गई है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गई है। तो आप जानते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स होती हैं। अगर सेकेंडरी कैरेक्टर्स की बात करें, हम आंसर लिख लेंगे यहाँ पर। यस, कैन यू लिस्ट द चेंजेस? यस, वी कैन लिस्ट द चेंजेस। यस, कौन सा है? सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक प्यूबिक हेयर्स, हेयर, ब्रीस्ट साइज बड़ा हो जाता है, फेशियल हेयर होते हैं, एडम्स एप्पल होता है जो कि मेल के अंदर थोड़ा बाहर निकल, थोड़ा प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। सो ये चेंजेस क्या हैं? सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जो कि शो करते हैं कि नाउ वी हैव कम टू दी रिप्रोडक्टिव स्टेज फेज या मैच्योरिटी। ओके, सो दिस इज़ डन फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी अभी तक का जो टॉपिक्स हैं, सो आई विल डिस्कस, आप कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं साइकिल की तरफ। साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पर दोनों क्या होती हैं, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से मैं इसमें आपको नोट्स भी दे दूंगा लिखकर, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कुछ इवेंट्स होते हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। स्टे होम, प्लीज़ स्टे होम, स्टे